विश्व की भाषाओं को मुख्यतः कितने भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है? तो ये किया गया है 12 भाषा परिवारों में। अगला है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो ये है बहुरूपीय परिवार की भाषा। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पता नहीं कितनी ही परीक्षाओं में से पूछा जाता है, तो आप इसे याद रखना। क्या हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो ये है बहुरूपीय परिवार की भाषा। अगला प्रश्न है, भारतीय आर्य भाषाएं किस परिवार से संबंधित हैं? तो ये हैं बहुरूपीय परिवार की। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो जो यहाँ पर ऑप्शन है अवधी, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली और बघेली। तो जो यहाँ पर सही उत्तर होगा तो वो होगा बुंदेली। बाकी अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली हैं। अगला प्रश्न है 5वां, मानक भाषा मुख्यतः होती है। तो मानक भाषा उसे कहा जाता है जो परिनिष्ठित, शुद्ध और परिमार्जित हो, उसे मानक भाषा कहा जाता है। अगला प्रश्न है 6, देवनागरी लिपि है। तो जो देवनागरी लिपि है वो अक्षरात्मक होती है, ये इसकी बहुत ही बड़ी विशेषता है। अगला प्रश्न है 7वां, कौन से अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा व देवनागरी को लिपि के रूप में मान्यता मिली है? तो ये मिली है अनुच्छेद 343 में। अगला है 8वीं अनुसूची में 92वें संशोधन द्वारा किस भाषा को सम्मिलित किया गया है? तो ऑप्शन है सिंथाली, डोगरी, मैथिली या ये सभी। तो जो यहाँ पर सही जवाब होगा वो होगा डी, अर्थात ये सभी। सिंथालीस को भी किया गया है, डोगरी को भी किया गया है और मैथिली को भी किया गया है। तो अगला प्रश्न है, पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है। तो यहाँ पर बताना है कि पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है या प्राकृत से हुआ है? तो पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है खस प्राकृत से। अक्सर ये प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है 10वां, बिहारी हिंदी की कौन सी बोली बिहार से अधिक उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? ये प्रश्न भी हिंदी साहित्य की प्रत्येक परीक्षा में पूछा ही जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो बिहार की एक बोली है वो बिहार से अधिक दूसरे प्रदेश में बोली जाती है, अर्थात उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। तो ये जो बोली है ये है भोजपुरी। अगला प्रश्न है 11वां, ईरानी महाभारत काल से ही भारत को हिंद कहने लगे, ये कथन किसका है? तो ये कथन था रामनरेश त्रिपाठी का। अगला है 12वां प्रश्न, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। तो ये है वैदिक संस्कृत। अक्सर यहाँ पर आपके समक्ष ऑप्शन इस प्रकार से भी दिया जा सकता है कि ऑप्शन में होगा वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? तो जो यहाँ पर प्राचीन भारतीय आर्य भाषा होगी तो वो होगी वैदिक संस्कृत, ना कि लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत वैदिक संस्कृत के पश्चात सामने आई थी। अगला प्रश्न है 13, किस भाषा को प्रथम प्राकृत कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पाली को। अगला है 14वां प्रश्न, वैदिक ग्रंथों की भाषा थी। तो ये थी वैदिक संस्कृत। आप इसे वैदिक के नाम से ही याद रख सकते हो। क्या वैदिक ग्रंथों की भाषा वैदिक संस्कृत थी। अगला है 15वां, मध्यकालीन आर्य भाषा का समय था। तो ये था 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक। अगला है 16वां प्रश्न, कच्चान व्याकरण किस भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है पाली में। अक्सर ये प्रश्न भी हिंदी साहित्य में पूछा ही जाता है, क्या जो कच्चान व्याकरण था वो किस भाषा में लिखा गया था? ये है पाली भाषा में लिखा हुआ व्याकरण। अगला है 17वां प्रश्न, मार्कंडेय ने मागधी की उत्पत्ति किससे बताई है? तो ये बताई है शौरसेनी प्राकृत से। अगला है 18वां प्रश्न, डॉक्टर नगेंद्र ने पहाड़ी हिंदी को कितने भागों में बांटा है? तो जो डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास है तो इसमें इन्होंने पहाड़ी हिंदी को 2 भागों में बांटा है। एक है पश्चिमी पहाड़ी और दूसरी है मध्यवर्ती पहाड़ी। जो मध्यवर्ती पहाड़ी है इसमें आती है कुमाऊनी और गढ़वाली। अगला प्रश्न है 19, उर्दू शब्द मूलतः किस भाषा का है? तो ये है तुर्की भाषा का।
और जो उर्दू शब्द का अर्थ होता है वो होता है शाही शिविर या खेमा। अगला प्रश्न है 20, जफरनामा किसकी रचना है? तो ये है शरफुद्दीन यजदी की, और इसका जो रचना काल है वो है 1424 ईस्वी। अगला प्रश्न है 21, हिंदू मग में पाम ना राख्यो का बहुते जो हिंदी भाख्याओ। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है नूर मोहम्मद की। जो नूर मोहम्मद थे ये प्रेमाख्यानक काव्य रचना करते इसमें हिंदी भाषा का प्रयोग करते थे, जिस कारण इन्हें मुसलमानों की आलोचनाओं का सामना करना पड़ता था, जिस कारण इन्होंने ये पंक्ति यहाँ पर प्रस्तुत की है। अगला प्रश्न है 22, केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है पाश्चात्य विद्वान टी.एस. इलियट का। अगला प्रश्न है 23, लहंदा और पंजाबी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ये हुआ है पेशाची अपभ्रंश से। अगला प्रश्न है 24, सिंधी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ये हुआ है ब्राचर अपभ्रंश से। अगला और अंतिम प्रश्न है आज का, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो जो हिंदी की उपभाषाओं की संख्या है तो वो है 5। पहली है पश्चिमी हिंदी, दूसरी है पूर्वी हिंदी, तीसरी है राजस्थानी, चौथी है पहाड़ी और अंतिम में है 5वीं। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं? तो जो यहाँ पर पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां होंगी तो वो हैं खड़ी बोली, इसे कौड़वी भी कहा जाता है, ब्रज, हरियाणवी, और हरियाणवी को बांगरू भी कहा जाता है, बुंदेली और कन्नौजी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं खड़ी बोली, ब्रज, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। अगला प्रश्न है 52, श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो श ध्वनि का उच्चारण स्थान है तालव्य। अगला प्रश्न है 53, अर्धकथानक किस भाषा की रचना है? तो ये है ब्रज भाषा की। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, जो अर्धकथानक रचना है ये बनारसी दास जैन की आत्मकथा है और इसे लिखा गया है ब्रज भाषा में, और इसे हिंदी साहित्य की या हिंदी की पहली आत्मकथा का दर्जा भी प्राप्त है। अक्सर ये प्रश्न हिंदी साहित्य की परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। अगला प्रश्न है 54, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन हैं? तो ये हैं दामोदर शर्मा, और जो ये रचना है ये है व्याकरण की रचना और इसे लिखा गया था 12वीं शती में। अगला प्रश्न है 55, महापुराण और नई कुमार चरियु किसकी रचना है? तो ये रचना है पुष्यदंत की, और जो पुष्यदंत थे इनका समय माना जाता है 10वीं शताब्दी के आसपास। अगला प्रश्न है 56, कामायनी का 6वां सर्ग कौन सा है? तो जो कामायनी का 6वां सर्ग है ये है लज्जा, और जो कामायनी रचना है ये है जयशंकर प्रसाद की, और इसमें टोटल सर्ग हैं 15 सर्ग हैं, और जिसमें प्रथम सर्ग है वो है चिंता और अंतिम सर्ग है आनंद। अक्सर परीक्षा में ये पूछा जा सकता है कि कामायनी का रचना काल क्या है? तो जो कामायनी का रचना काल माना जाता है वो है 1935, और अक्सर सर्गों से भी प्रश्न पूछा जाता है क्या पहला सर्ग कौन सा है और अंतिम सर्ग कौन सा है? तो जैसा कि पहला सर्ग चिंता है, अंतिम सर्ग आनंद है, और जो 6वां सर्ग है वो है आपका लज्जा, और इसमें जो टोटल सर्ग है वो है 15। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है 57, आखिरी कलाम, अखरावट, चित्ररेखा किसकी रचनाएं हैं? तो ये हैं जायसी की रचनाएं। अगला है 58, शुक्ल जी ने अपने ग्रंथ में नाथों की संख्या कितनी मानी है? जो शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है, जो इसका प्रकाशन वर्ष 1929 है, इसमें शुक्ल जी ने नाथों की संख्या 9 मानी है। अगला है 58, शुक्ल जी ने अपने ग्रंथ में नाथों की संख्या 9 मानी है, ये प्रश्न हो चुका है। अगला है 59, जायसी ने अपनी किस रचना में बाबर की प्रशंसा की है? तो जायसी ने अपनी रचना आखिरी कलाम में बाबर की प्रशंसा की है, और जो बाबर थे मुगल बादशाह माने जाते हैं। अगला है 60, तद्भव पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? अक्सर हिंदी साहित्य की अधिकतर परीक्षाओं में पत्रिकाओं से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इसी से संबंधित ये प्रश्न है। तो प्रश्न है तद्भव पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था लखनऊ से, और जो तद्भव पत्रिका के संपादक थे वे थे अखिलेश, और प्रकाशन वर्ष था 1999।
अगला प्रश्न है तार सप्तक से। 61 तार सप्तक 1943 के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? तो जो कवि हैं वे हैं प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, अज्ञे, मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, तो आप इसे अच्छे से याद करना। ये प्रश्न हो चुका है। अगला है 62 तार सप्तक के प्रकाशन वर्ष हैं। अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। मान लीजिए आपके समक्ष 4 तार सप्तकों के प्रकाशन दिए जाएंगे, जो उनमें से जैसे 1943 है, 1951 भी है, तो 1959 भी है, और आगे डाल दिया जाएगा आपके समक्ष 1990 इत्यादि कुछ भी डाल सकते हैं। तो इसलिए आपको इनका प्रकाशन वर्ष भी जानना जरूरी है। जैसे तार सप्तकों के प्रकाशन वर्ष हम जान लेते हैं, तो जो इसका पहला प्रकाशन वर्ष था वो था 1943, और दूसरा 1951, और तीसरा 1959, और जो चौथा था वो था 1979। तो इस प्रकार आप इन सभी को याद रख सकते हो। अगला प्रश्न है 63 कॉमरेड का कोट किसकी रचना है? तो ये कॉमरेड का कोट है, ये सृंजय की रचना, और ये है कहानी संग्रह। ये भी पूछा जा सकता है कि कॉमरेड का कोट किस विधा की रचना है, तो ये है कहानी संग्रह, और जो इसका प्रकाशन वर्ष है ये है 1993। अगला प्रश्न है 64 ठुमरी और आदिम रात्रि की महक किसकी कहानी संग्रह हैं? तो जो ये कहानी संग्रह हैं ये है रेणु जी की, फणीश्वर नाथ रेणु की, और जो इनका प्रकाशन वर्ष माना जाता है, ठुमरी का प्रकाशन वर्ष है 1959, और जो आदिम रात्रि की महक है तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1967। अगला प्रश्न है 65 श्यामा स्वप्न किस उपन्यास प्रश्न है श्यामा स्वप्न किसका उपन्यास है? तो यह है ठाकुर जगमोहन सिंह का, और जो इसका प्रकाशन वर्ष है यह है 1888। जो ठाकुर जगमोहन सिंह हैं तो इनका जो समय माना जाता है ये माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय के साथ। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख मित्र थे, और जो ये रचना करते थे प्रकृति को आधार मानकर। अगला प्रश्न है 66 अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? तो ये है पांडे बेचन शर्मा उगर जी की रचना। अक्सर ये प्रश्न भी बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो अपनी खबर है आत्मकथा ये किसकी है, तो आप इसे अच्छे से याद रखना। ये है पांडे बेचन शर्मा उगर की आत्मकथा। ये प्रश्न हो चुका है अपनी खबर। अगला प्रश्न है 67 कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन किसका कथन है? तो जो ये कथन लिया गया है ये लिया गया है जयशंकर प्रसाद जी के नाटक ध्रुव स्वामिनी से, और जो इसका वाचनकर्ता या कथन किसने कहा, ये कहा है ध्रुव स्वामिनी ने ही, और जो ये ध्रुव स्वामिनी नाटक है इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है 1933। ये प्रश्न भी हो चुका। अगला प्रश्न है 68 व्योमकेश दरवेश रचना में किसकी जीवनी का जिक्र किया गया है? तो यहाँ पर प्रश्न कुछ मिस टाइप हुआ है, तो इसलिए मैं इस प्रकार से पढ़ता हूँ। व्योमकेश दरवेश में किसकी जीवनी का जिक्र किया गया है? तो ये किया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, और जो ये रचना है ये है विश्वनाथ तिवारी की, और जो इसे लिखा गया है 2011 में, और इसे 2013 में व्यास सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। अगला है 69 अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा की रचना है? तो ये विधा है यात्रा वृत्तांत, और इसे लिखा है राहुल सांकृत्यायन ने 1968 में, माफ़ करना 1948 में। अगला प्रश्न है 70 अनुमितिवाद की अवधारणा किसने दी थी? तो ये दी थी शंकुक ने, और जो शंकु का दर्शन माना जाता है ये है न्याय। अगला प्रश्न है 71 जादुई यथार्थवाद के प्रचारक कौन थे? तो ये थे बुआ आलो। इस प्रकार के प्रश्न भी हिंदी की परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं, तो आप इसे याद रख सकते हो। अगला है 72 जॉक दरीदा किस विचारधारा के समर्थक थे? तो ये थे उत्तर आधुनिकतावाद के समर्थक। अगला है 73 चौपाई में कितने चरण होते हैं? तो चौपाई में चरण होते हैं 4, और मात्राएं होती हैं 16। अगला है 74 कवि वचन सुधा का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ये है 1868, और इस पत्रिका के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगला प्रश्न है 75 साहित्य दर्पण किसकी रचना है?
तो ये जो रचना है ये है आचार्य विश्वनाथ की, और जो आचार्य विश्वनाथ का समय माना जाता है तो वो है 14वीं शती।